हेलो एवरीवन। आज हम 10th क्लास सीबीएसई बेसिक का सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन को बना के देखिएगा। मैं हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन एकदम इजी वे में बताने की कोशिश करूंगा। आप लोग कोशिश करिएगा जितना से ज्यादा आप उसको प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि सैंपल पेपर जितना अधिक आप बनाएंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप परफेक्ट हो जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन जो है इसमें आपको फाइंड करने बोल रहा है एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स। अगर हमको एचसीएफ फाइंड करना रहता है तो हमको पहले एचसीएफ का मतलब क्या होता है ये समझना पड़ेगा। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहां एच किसको रिप्रेजेंट करता है? हाईएस्ट को। पर जब भी हम एचसीएफ निकालें तो हम हाईएस्ट फाइंड करने की जगह हम क्या फाइंड करेंगे? लीस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वो वैल्यू जो सब में प्रेजेंट हो और जिसका पावर सबसे कम हो। फॉर एग्जाम्पल यहां लिखा हुआ है 3 क्यूब 5 स्क्वायर इंटू 2, पहला वैल्यू। सपोज ये ए है। बी क्या लिखा हुआ है? 3 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब इंटू 2 स्क्वायर। और सी क्या दिया हुआ है? 3 टू द पावर 4 इंटू 5 इंटू 2 टू द पावर 3। हमको फाइंड करना है एचसीएफ। मैंने अभी आपको कहा था एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें एच हाईएस्ट के लिए रिप्रेजेंट करता है, लेकिन याद रखने का बेस्ट तरीका है कि आप इसमें से 3 सब में है तो 3 का जो सबसे छोटा पावर होगा, लीस्ट पावर होगा, उसको देखिएगा। 3 का यहां पे हाईएस्ट पावर कितना है? 3, यहां 2, यहां 4। तो 3, 2 और 4 में लीस्ट कौन है? 2। तो 3 का पावर हम क्या लेंगे? 2। सिमिलरली 5 को अगर हम नोटिस करें तो 5 का लीस्ट पावर कितना है? 1। तो हम 5 का पावर क्या लेंगे? 1। और 2 का लीस्ट पावर कितना है? 1। तो एचसीएफ आ जाएगा आपका 3 का स्क्वायर 5 इंटू 2। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 5 2 जा कितना होगा? 10। तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 90। तो हमारा ऑप्शन होगा बी। बी विल बी द आंसर। आप लोगों को समझ आया क्या एचसीएफ कैसे निकालते हैं? एचसीएफ निकालने के लिए आपको जो भी वैल्यूज दी हुई है उन वैल्यूज में पहले देखना है कॉमन फैक्टर क्या है। यहां सबसे अच्छी बात यह है 352 ईच एंड एवरी स्टेप में दिया हुआ है। हर नंबर्स में क्या दिया है? 352, यानी सभी 352 कॉमन है। अब इसमें लोएस्ट वैल्यू कौन सा ये देखते हैं। तो 3 का लोएस्ट वैल्यू कितना है? 2। यहां 5 का लोएस्ट वैल्यू 1, 2 का हाई लोएस्ट पावर 1। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 90। तो एचसीएफ आया हमारा 90। द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय द लाइंस एल एंड एम। आप यहां नोटिस कर रहे हो 2 लाइन है, ये लाइन है एल और ये लाइन है एम। अब इन 2 लाइन में आपको ये फाइंड करना है कि द सिस्टम इज, सबसे पहली बात आपको मालूम है 3 टाइप का सिस्टम होता है, 2 टाइप का सिस्टम होता है। एक होता है कंसिस्टेंट और एक होता है इनकंसिस्टेंट। इसमें जो इनकंसिस्टेंट है इसका मतलब है द सिस्टम ऑफ लीनियर विच हैव नो सॉल्यूशन, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता उसको हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में लाइंस कैसी आती हैं? पैरेलल। तो आप यहां पर देख रहे हो ये लाइन पैरेलल नहीं है, इसका मतलब इनकंसिस्टेंट तो नहीं होगा। अब चेक करते हैं। कंसिस्टेंसी में 2 चीज आता है। पहला आता है यूनिक सॉल्यूशन और दूसरा आता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में कैसी लाइन रहती है? लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। तो आप देख रहे हो यहां पे लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। मतलब ये कंसिस्टेंट तो होगा ही, कंसिस्टेंट तो होगा, इनकंसिस्टेंट तो नहीं होगा, क्योंकि ये नो सॉल्यूशन नहीं, कंसिस्टेंट तो होगा। लेकिन यहां पे लाइन एक दूसरे को कितने बार इंटरसेक्ट कर रही है? ये दोनों लाइन एक दूसरे को सिर्फ एक बार इंटरसेक्ट कर रही है। एक बार इंटरसेक्ट कर रही है मतलब कौन सा सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन। ये यूनिक सॉल्यूशन। तो इसका आंसर क्या होगा? कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन डज नॉट हैव अ रियल सॉल्यूशन। आपको क्वेश्चन में बोल रहा है
k का वो कौन सा वैल्यू है जिसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल सॉल्यूशन नहीं होगा। रियल सॉल्यूशन नहीं होगा मतलब द सिस्टम हैज इमेजिनरी सॉल्यूशन, इट हैज इमेजिनरी सॉल्यूशन। और जब भी इमेजिनरी सॉल्यूशन रहता है तो d का वैल्यू क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू 0। d का वैल्यू क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू 0। अब d का फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम ये सिस्टम को अगर फॉलो करें तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a का वैल्यू क्या होगा, k, b का वैल्यू क्या होगा, -5 और c का वैल्यू होगा 1। हमारे पास a है, b है और c है। हम इस वैल्यू को यहां पे पुट कर देते हैं। तो क्वेश्चन में क्या होगा, जैसे क्वेश्चन है इसमें थर्ड क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 डज नॉट हैव अ रियल सॉल्यूशन। इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो a का वैल्यू कितना आएगा k, b का वैल्यू आएगा -5, c का वैल्यू आएगा 1। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डज नॉट हैव रियल सॉल्यूशन। अगर रियल सॉल्यूशन नहीं होगा तो इसका कौन सा सॉल्यूशन होगा, इमेजिनरी सॉल्यूशन। और इमेजिनरी सॉल्यूशन में क्या होता है, d इज लेस देन 0। और d का वैल्यू अगर 0 से कम होगा तो d का फॉर्मूला पहले लिखते हैं और उसकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। b का वैल्यू कितना है, -5, a का वैल्यू कितना है k और c का वैल्यू है 1। तो ये कितना होगा, 25 माइनस 4k लेस देन 0। हमको जिसका वैल्यू फाइंड करना रहता है वो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, लेकिन ये क्या है k नेगेटिव। तो इसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, इसको ट्रांसफर करके। -4k जब उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, +4k। अब 25 इज लेस देन 0 प्लस 4k कितना होगा, 4k। अब आपको किसका वैल्यू फाइंड करना है, k का। तो ये जो 4 इंटू में है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। आप इसको चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, इन दोनों की अगर आप पोजीशन चेंज कर रहे हो तो ये इनइक्वालिटी साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज। मींस द वैल्यू ऑफ k शुड बी ग्रेटर देन 25/4। 25/4। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, k का वैल्यू 25/4 से ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब k का वैल्यू आप गलती से भी 25/4 पे टिक मत कर दीजिएगा, 25/4 से ज्यादा होना चाहिए। 25/4 को अगर आप डिवाइड करते हो तो कितना आ जाएगा, 4 6 24, 1 बचा, 4 2 8, 6.25 से ज्यादा होना चाहिए। यानी k का वैल्यू आपका क्या होना चाहिए, 6.25 से ज्यादा। ये वैल्यू है क्या 6.25 से ज्यादा, नहीं। ये वैल्यू भी नहीं है 6.25 से ज्यादा, और ये तो बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब हमारे पास सिर्फ एक ही आंसर बचा है 7। तो द वैल्यू ऑफ k शुड बी ग्रेटर देन 6.25। इसका मतलब k का वैल्यू क्या होना चाहिए, 7। आप आंसर बनाने के बाद मोस्टली बच्चों से यही गलती होती है, 25/4 आ गया तो बिना कुछ सोचे 25/4 में टिक कर देते हैं। तो प्लीज आप देखिएगा, इसकी वैल्यू k की वैल्यू 6.25 से ना 25/4 से ज्यादा रहनी चाहिए। मतलब इट शुड बी ग्रेटर देन 6.25, और 6.25 से ग्रेटर सिर्फ एक ही नंबर है और वो है 7। तो आप इसका आंसर लिखिएगा 7। अब इसमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो बच्चों ये चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना रहता है तो हमको डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फॉर्मूला लगाना रहता है। सपोज इस पॉइंट को हमने P लिया और इसको क्या लिया हमने, Q। तो P और Q के बीच का डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला जरूर ये रहता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। पर मेरी आप सब से एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप बनाओगे तो आप कोशिश करिएगा जो वैल्यू दोनों में से बड़ी होगी उसको पहले लिखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को माइनस करने में बहुत दिक्कत जाती है। तो आप क्या करिएगा, जो वैल्यू बड़ी है उसको पहले लिखिएगा, पहला चीज।
दूसरा एक वैल्यू पॉजिटिव दिया और एक वैल्यू नेगेटिव दिया है, तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू को पहले लिखेंगे और नेगेटिव वैल्यू को बाद में लिखेंगे और दोनों के बीच में क्या साइन लगा देंगे, माइनस, और इसका स्क्वायर। तीसरी गलती जो इसमें बच्चों से होती है वो ये होती है कि वो आपस में इन दोनों को माइनस कर देते हैं। तो बनाते समय आप इसको अवॉइड करिएगा। आपको करना क्या है, x वाले को x से माइनस करना है और y वाले को y से माइनस करना है। कोई इसमें कोई एक्स्ट्रा दिमाग बिल्कुल लगाने की जरूरत नहीं है, जैसा है वैसे का वैसा ही बनाइएगा। फर्स्ट वाले को फर्स्ट से माइनस करना है, सेकंड वाले को सेकंड से माइनस करना है। कंफ्यूजन बिल्कुल क्रिएट नहीं करना। जब तक आप क्वेश्चन बनाओगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं। देख के बहुत सिंपल लगता है और है भी सिंपल, लेकिन जब हम एग्जाम हॉल में जाते हैं तो हमसे यही गलती होती है, हम बाय मिस्टेक, प्रैक्टिस नहीं होने के कारण इन दोनों को माइनस कर देते हैं और इन दोनों को माइनस कर देते हैं और उसके बाद हमारा आंसर नहीं आता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी आप माइनस करोगे तो फर्स्ट वाले को फर्स्ट से माइनस करना है, सेकंड वाले को सेकंड से माइनस करना है। दूसरी गलती जो लोग करते हैं, ये तो पहली गलती हो गई, दूसरी गलती जो लोग ये करते हैं वो ये क्या करते हैं, किसी को भी पहले लिख देते हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, गलतियां अवॉइड करने के लिए बड़ी वैल्यू को पहले लिखना माइनस छोटी वैल्यू को, पॉजिटिव वैल्यू को पहले लिखना माइनस नेगेटिव वैल्यू को, ठीक है। अब जैसे यहां पे क्या लिखा हुआ है, b माइनस सेकेंड वैल्यू क्या लिखा है, माइनस b, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस a का स्क्वायर प्लस b, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो b प्लस b का स्क्वायर। a प्लस a कितना होगा, 2a, b प्लस b कितना होगा, 2b, ठीक है। अब हम यहां पर अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो आप देख रहे हो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, a का स्क्वायर कितना होगा, a स्क्वायर। सिमिलरली 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर कितना होगा, b स्क्वायर। आपको ऐसा ही बनाना है। कुछ बच्चे जिनके पास बेसिक नॉलेज नहीं रहता है, वो बच्चे जोश में होश खो बैठते हैं और इसमें स्क्वायर दिख रहा है तो रूट से इसको बाहर निकाल के ऐसा नया टाइप का चमत्कार करते हैं। तो बच्चों, एग्जाम हॉल में चमत्कार से बचना और ऐसे बनाना, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब आप नोटिस कर रहे हो ये जो 4 है दोनों से क्या निकल सकता है, कॉमन, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये जो 4 है, ये 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, और यहां पे क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये 2 दो बार है तो ये बाहर निकल जाएगा। ये दोनों बाहर क्यों नहीं निकल पाएंगे, उसका रीजन ये है कि इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, प्लस। अनलेस एंड अनटिल होल स्क्वायर नहीं रहता ये बाहर नहीं निकल सकता। तो इंडिविजुअल स्क्वायर में बाहर निकालने की गलती मत करना, क्योंकि अगर हम ऐसा बनाएंगे तो वो आंसर गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर पी क्यू एंड पी आर आर टेंजेंट। पी क्यू क्या है, एक टेंजेंट है। इस डायग्राम में पी क्यू एक टेंजेंट है और पी आर दूसरा टेंजेंट है। फिर बोल रहा है क्यू पी आर 35 डिग्री है, ये एंगल कितना है आपका, 35 डिग्री। देन क्यू ओ आर इज इक्वल टू, ये एंगल कितना है। तो आप एक बेसिक चीज याद रखिएगा, कोई भी सर्कल रहता है उस पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो रेडियस से हमेशा क्या रहता है, परपेंडिकुलर। आप यहां नोटिस कर रहे हो ये क्या है हमारा, रेडियस, ये क्या है हमारा, टेंजेंट। तो दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। सिमिलरली ये क्या है, रेडियस, ये क्या है, टेंजेंट, तो ये भी कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। अब इनके 90 डिग्री बनने से क्वेश्चन एकदम हलवा हो गया। क्यों हलवा हो गया, क्योंकि यहां पे आपको कितने साइड दिख रहे हैं, 4 साइड, 1 2 3 4। तो ये क्या बन गया, एक क्वाड्रिलेटरल। किस तरीके से बना क्वाड्रिलेटरल वो देखिएगा, ऐसा बन गया क्वाड्रिलेटरल। डायग्राम पे मत जाइएगा, भावनाओं को समझिएगा। ये एंगल कितना है, 35 डिग्री,
ये एंगल कितना है 90 डिग्री और ये एंगल भी कितना है 90 डिग्री। अब ये बन गया एक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल्स होते हैं 4। ये जो चौथा एंगल है यही हमको पता नहीं है, हमको इसी चौथे एंगल को फाइंड करना है। और इस फोर्थ एंगल को फाइंड करने के लिए हम बेसिक नॉलेज को अप्लाई करते हैं। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में टोटल कितने एंगल्स होते हैं 4 और चारों का सम कितना रहता है 360 डिग्री। चारों का सम कितना रहता है 360। 90 प्लस 90 कितना होगा 180। इस 180 को हम ट्रांसफर करते हैं तो ये हो जाएगा 35 प्लस x इक्वल टू 180। देन x इक्वल टू 180 माइनस 135। अब आप अगर 180 में 135 को माइनस करो तो कितना आएगा 45 डिग्री। तो इसका आंसर क्या होगा ये बाय मिस्टेक ऐसा ऑप्शन आया है, ये 145 डिग्री नहीं है बच्चों 45 डिग्री है। तो इसका आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। अरे यार हो शिट गलती हो गया। चलो बच्चों अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये एक टेंजेंट है ये दूसरा टेंजेंट है, ये दोनों टेंजेंट इस सर्कल पे बन रहे हैं। तो टेंजेंट आप ये चीज नोटिस करिएगा, कोई भी टेंजेंट सर्कल के रेडियस से कितना एंगल बनाता है 90 डिग्री। मींस टेंजेंट और रेडियस हमेशा एक दूसरे के क्या रहते हैं परपेंडिकुलर। तो आप यहां पर देख रहे हैं ये है टेंजेंट और ये क्या है रेडियस, तो इनके बीच में कितना एंगल बनेगा 90 डिग्री। सिमिलरली यहां पर भी देखेंगे ये है रेडियस और ये है टेंजेंट, तो इनके बीच में कितना एंगल बनेगा 90 डिग्री। अब आप नोटिस कर रहे हो ये क्वाड्रिलेटरल हो गया और क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल्स होते हैं 4 एंगल्स। क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल्स होते हैं 4 एंगल। हम क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करते हैं सपोज ऐसा। आप डायग्राम पे मत जाइएगा, भावनाओं को समझिएगा कि क्वेश्चन को कैसे बनाना है। ये 90 डिग्री, ये एंगल भी कितना है आर पे 90 डिग्री और ये एंगल कितना है 35 डिग्री। ठीक है, ये एंगल हमको पता नहीं है तो इसको हम क्या ले लेते हैं x। अब आपको मालूम है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में टोटल 4 एंगल होते हैं और चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, ये सबसे इजी है। 90 प्लस 90 कितना होगा 180। इस 180 को हम क्या करेंगे ट्रांसफर कर देंगे तो x इक्वल टू होगा 180। 360 को 180 से माइनस कर दिए, ऐसा लिख लेते हैं 360 माइनस 180 और प्लस 35 को भी ट्रांसफर करेंगे तो कितना होगा माइनस 35। 360 माइनस 180 कितना होगा 180। 180 माइनस 35 करेंगे तो आंसर विल बी 145 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 145 डिग्री। शायद आपको समझ आ गया होगा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी, किसके सिमिलर है पीक्यूआर के। एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, पीक्यूआर के सिमिलर है। अब क्वेश्चन में एक और चीज दिया हुआ है 3AB इज इक्वल टू 2PQ। ये है AB और ये है PQ, इनके बीच एक रिलेशन दिया हुआ है। अब आपको मालूम है कि जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर रहते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या आता है इक्वल। जैसे ये AB है, इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा PQ, तो इसका रेशियो निकाल लिए। फिर इधर करस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन है BC और QR, इनका रेशियो निकाल लिए। फिर एक और करस्पॉन्डिंग साइड बचा है AC और यहां पे क्या है PR, तो AC अपॉन PR। क्लियर है यहां तक। अब आप एक चीज देखिए, यहां पे BC का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 और ये जो हिंट दिया है हमको, ये कहना चाहता है कि हमको AB बाई PQ का रेशियो मालूम होना चाहिए। तो हम यहां से AB अपॉन PQ निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, इस PQ को जो इस तरफ है उसको ट्रांसफर करके नीचे ला देंगे। अब यहां पे क्या बच गया 2,
तो ये 3 बोलेगा मैं भी आ रहा हूं आपके पास, 3 किसमें इंटू, इधर आके कितना हो जाएगा डिवाइड, तो ए बी बाई पी क्यू कितना होगा 2/3। तो इन प्लेस ऑफ ए बी बाई पी क्यू हम क्या लिख लेंगे 2/3। इन प्लेस ऑफ बी सी हम क्या लिख लेंगे 10। हमको क्या फाइंड करना है क्यू आर, क्वेश्चन में बोला है लेंथ ऑफ क्यू आर, ठीक है। अब यहां पे जिसका वैल्यू फाइंड करने रहता है वो हमेशा याद रखिएगा कहां रहना चाहिए ऊपर, लेकिन ये बेचारा कहां है नीचे। तो आप इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 इंटू क्यू आर इक्वल टू 10 इंटू 3। आपको किसका वैल्यू फाइंड करना है क्यू आर का। कोशिश करिएगा इसको मल्टीप्लाई मत करिएगा क्योंकि ये बना ही कटने के लिए, तो 2 और 10 क्या होगा कैंसल, तो क्यू आर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो आंसर होगा आपका बी। आप लोगों को शायद समझ आ गया होगा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। आप हमेशा ये माइंड में रखिएगा अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू क्या होगा बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू क्या होगा ए सी अपॉन पी आर। साथ ही साथ एंगल्स भी इक्वल रहते हैं, यानी एंगल ए किसके इक्वल रहता है पी के, एंगल बी किसके इक्वल रहता है क्यू के, और एंगल सी किसके इक्वल रहता है आर के। लेकिन यहां चूंकि एंगल के बारे में बोला ही नहीं गया है तो हम जबरदस्ती उसमें दिमाग नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ क्या करेंगे करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिख लेंगे। फिर हमको ये खुद ही समझ जाना चाहिए अगर बीसी दिया है तो हमको क्यू आर फाइंड करने बोलेगा, और यहां पे ये दिया हुआ है हिंट, ये हिंट हमको ये बताता है कि हम ए बी और पी क्यू का क्या निकाल लें रेशियो, ए बी बाई पी क्यू का हमने रेशियो निकाल लिया, और ये सिंपल तरीके से वैल्यू पुट करने से इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 cot a इक्वल टू 4 डिग्री। आपको क्वेश्चन में बोल रहा है 3 cot a इक्वल टू 4, तो आप यहां से cot का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये 3 इंटू में है तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो cot a इक्वल टू 4/3। अब आप लोगों में से मैक्सिमम बच्चे ज्यादा फेमिलियर किसके लिए रहते हैं साइन कॉस और tan के लिए, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन इसी से रिलेटेड रहता है। और आपको मालूम है 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है cot, तो हम बेटर वे में क्या कर सकते हैं इसको cot का रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा 10। cot का हमने रेसिप्रोकल किया तो 4/3 बोलेगा मेरे साथ पार्शियलिटी मत करो मेरा भी रेसिप्रोकल करो, मींस जब हमने cot को रेसिप्रोकेट किया तो 4/3 को रेसिप्रोकेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/4, यानी cot का उल्टा 10 है 4/3 का उल्टा 3/4। ये शायद एकदम क्लियर हो गया होगा, समझ आए। अब आपको लेकिन क्या है यहां पे फाइंड क्या करने बोल रहा है सेक ए। आप दो तरीके से सेक ए को फाइंड कर सकते हो, जैसे आपको एक फॉर्मूला मालूम है, एक आइडेंटिटी मालूम है, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है 1 + tan स्क्वायर ए, ठीक है। अब 1 + tan स्क्वायर ए अगर ये है तो tan ए का वैल्यू तो है हमारे पास 3/4, तो हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं 1 + 9/16। हम इसी का अगर एलसीएम निकालें तो ये क्या होगा 16 + 9/16। कोई भी चीज फ्रैक्शन में रहता है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या निकालना पड़ता है एलसीएम। 16 + 9 कितना होगा 25/16, ये वैल्यू आ गया सेक स्क्वायर ए का, ठीक है। अगर हमको सेक ए का वैल्यू चाहिए, अगर हमको सेक ए का वैल्यु चाहिए तो ये जो स्क्वायर है बाजू में जाके क्या हो जाता है स्क्वायर रूट, स्क्वायर हटता है तो बाजू में क्या लगता है रूट, तो ये हो जाएगा 25/16, और 25 कैन बी रिटर्न एज 5 × 5, 16 कैन बी रिटर्न एज 4 × 4। ये भी क्लियर हो गया होगा। और कोई भी चीज स्क्वायर रूट के अंदर अगर 2 बार आती है तो हम उसको एक बार क्या निकाल लेते हैं बाहर 5, 4 × 4 कितना होगा 4, ये भी स्क्वायर रूट से बाहर, तो आंसर विल बी 5/4। तो इसका आंसर क्या होगा ए। ये तो हो गया एकदम ट्रेडिशनल वे, अगर हम सीधे सीधे जाएं तो हम ऐसे बनाएंगे, लेकिन आप चाहो तो एक चीज याद रख सकते हो, जब भी आपके पास जैसे ये 3 cot a इक्वल टू कितना था 4, हम इस cot a को क्या लिखे 4/3, फिर मैंने आपको बताया था cot का रेसिप्रोकल क्या होता है 10, तो 4/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा 3/4। क्लियर है। अब हम यहां पर है ना एक चीज अगर याद रखें तो हमको ऑब्जेक्टिव में कभी तकलीफ नहीं जाएगा। सपोज यहां पर
ए है, सपोज यहां पर ए है, ए, ठीक है। तो एंगल के जस्ट सामने जो साइड रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने जो रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। और जो बेचारा बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? बेस। यहां पे कौन सा एंगल बना हुआ है? ए। तो ए एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस और ये बेस। यहां पर आप नोटिस कर रहे हो 10 का फॉर्मूला कितना है? 3/4। और आपको मालूम है, आप लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, 10 का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारा परपेंडिकुलर कितना होगा? 3, बेस कितना होगा? 4। तो परपेंडिकुलर होगा 3 और बेस कितना होगा? 4। ये भी समझ आ गया होगा। आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट मालूम रहना चाहिए, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। आपको है ना कैलकुलेशन करने से टाइम बचेगा, एमसीक्यू में बहुत हेल्प मिलेगी। तो ऐसा ही एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। अगर आपके पास एक वैल्यू 3 है, एक वैल्यू 4 है, तो आपका हाइपोटेनस हमेशा कितना आएगा? 5। तो आप नोटिस कर रहे हो, यहां एक 3 है, एक 4 है, तो हाइपोटेनस 5 आएगा। ये भी क्लियर हो गया होगा। आपको फाइंड करने क्या बोला है? सेके। क्या फाइंड करने बोला है? सेके। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। आपको मालूम है कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो सेक का फॉर्मूला क्या होगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस। आपका हाइपोटेनस क्या है? 5। आपका बेस क्या है? 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 5/4। जो मैंने कहा है उसको एक बार रिवाइज करिए, आपको इजीली समझ आ जाएगा। हमने क्या लिखा है? 3 cot A इक्वल टू 4। तो cot A इक्वल टू कितना हो गया? 4/3। हम cot से उतने ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है जितने हम tan से। तो cot का रेसिप्रोकल क्या होता है? tan। हमने इसका रेसिप्रोकल किया तो इसका भी रेसिप्रोकल किया। तो cot tan का बेसिक फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर होगा 3, बेस होगा 4। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस ट्रिपलेट, एक वैल्यू 3 है, एक वैल्यू 4 है, तो हमेशा हाइपोटेनस कितना आता है? 5। तो हमको ये पता चल गया 3, 4 और 5। और जिसको ये नहीं पता है या नहीं आता है वो याद रख लेना, और आता है तो वो मेहनत करना चाहे तो मेहनत भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन बेटर है एमसीक्यू बनाने के लिए मेहनत करने से अच्छा स्मार्ट वर्क करिए आप वैल्यूज को याद रख लीजिए। परपेंडिकुलर 3, बेस 4, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? 5। अब आपको फाइंड क्या करना है? सेक। सेक का फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस कितना है? 5, बेस कितना है? 4। तो आंसर आ जाएगा 5/4, ठीक है। अब आप एक चीज नोटिस करिएगा, यहां पे क्वेश्चन में बोल रहा है, ये एक डायग्राम दिया हुआ है आपको, और इसमें बोल रहा है ट्रायंगल बीएसी किसके सिमिलर है। तो आप यहां पर देखिए, दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ये वाला ए ई डी, दूसरा ट्रायंगल कौन सा बन रहा है? ये वाला ए सी, और यहां क्या बन रहा है? बी। आप चेक करिए 90 डिग्री किस में बन रहा है? एक में सी में बन रहा है और एक में डी में बन रहा है। आपने ट्रायंगल का नाम क्या लिखा है? बी ए सी। ये लिखा है ट्रायंगल का नाम बी ए सी। तो दूसरे ट्रायंगल का नाम, ये पहला ट्रायंगल है ना हमारा बी ए सी, तो दूसरा ट्रायंगल हमारा क्या होगा? सी कहां पे है? इस डायग्राम में सबसे लास्ट में। तो हमारे पास कितने ऑप्शन है यहाँ पे? 1 2 3। सबसे लास्ट में सी है जहां 90 डिग्री बन रहा है। इस डायग्राम में 90 डिग्री कहां पे बन रहा है? डी पे। तो सबसे लास्ट में कौन होगा? डी। फिर दूसरा, आप देख रहे हो, अगर हम इस ट्रायंगल को ले रहे हैं तो भी ए आ रहा है, हम इस ट्रायंगल को ले रहे हैं तो ए आ रहा है, और जब हम इस बड़े ट्रायंगल को ले रहे हैं तो भी ए आ रहा है। इसका मतलब एंगल ए दोनों में क्या है? कॉमन। एंगल ए दोनों में क्या है? कॉमन। इसमें ए कहां पे लिखा जा रहा है? सेकंड नंबर पे। तो इसमें भी ए को कहां लिखेंगे? सेकंड नंबर पे। अब आप नोटिस कर रहे हो, हमने ए लिख दिया, हमने डी लिख दिया, अब बचा कौन है? ई। इसका आंसर क्या होगा? ई ए डी। बी विल बी द आंसर। फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हमको जो ट्रायंगल लेना है, आप नोटिस कर रहे हो यहां पे दो ट्रायंगल हमारे काम का, ये फर्स्ट वाला और सेकंड ये वाला। अब इसमें चेक करिएगा कौन कौन सा एंगल इक्वल है। पहला तो ये दिख ही रहा है, ये 90 डिग्री है। पहला ये दिख रहा है, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। इस ट्रायंगल में क्या आ रहा है? सी। कहां पे आ रहा है? थर्ड पोजीशन पे।
तो इस ट्रायंगल में डी भी कहां रहेगा, थर्ड पोजीशन में, क्योंकि ये वाला एंगल डी के इक्वल है। नेक्स्ट आप देख रहे हो ए एंगल दोनों में कॉमन है, तो यहां ए लिखे सेकंड नंबर पे, तो यहां भी क्या लिखेंगे ए। अब बचा सिर्फ एक ही टर्म ई, तो इस लेटर ई को यहां लिख दिए, तो बी ए सी इज सिमिलर टू ई ए डी। यहां क्वेश्चन में बोल रहा है एचसीएफ 21 है और एलसीएम पूछ रहा है कितना है। तो आपको ये मालूम है जब भी हमको दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। मींस हमको दो नंबर दिए, एक नंबर है पी और एक नंबर है क्यू। पी और क्यू का अगर हम एचसीएफ निकाले, पी और क्यू का अगर हम एलसीएम निकाले, तो इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल रहेगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम के इक्वल रहेगा। अब यहां पे हमारा पहला नंबर कौन है, 420। दूसरा नंबर क्या है हमारा, 189। सिमिलरली यहां पे और क्या दिया है, एचसीएफ दिया है 21, तो एलसीएम क्या होगा क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो हम एलसीएम निकालने के लिए 21 जो यहां पे इनटू में है उसको हम नीचे लाके क्या कर देंगे, डिवाइड। ठीक है, और आपको मालूम है 21 का डबल कितना होता है, 420। शायद ये नंबर समझ आ गया होगा। अब बचा यहां पे कितना, 20 इंटू 18, 180। यहां कितने जीरोस है, 2। 18 टू सा कितना होता है, 36। तो इसका आंसर हो जाएगा 3600। ओ मेरे से एक गलती हो गई। जो 9th क्वेश्चन है इसमें क्या बोल रहा है, एचसीएफ दिया और आपको एलसीएम फाइंड करना है। आपको एक फॉर्मूला मालूम है, अगर कोई भी दो वैल्यू दिया हुआ है तो उसका एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट इन दो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये एकदम बेसिक फॉर्मूला है, एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। हमारा पहला नंबर क्या है, 420। हमारा दूसरा नंबर क्या है, 189। हमारा एचसीएफ कितना है, 21। तो हमारा एलसीएम हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ये जो 21 वहां इनटू में, यहां के क्या हो जाएगा, डिवाइड। और ये तो एकदम हलवा क्वेश्चन है, 21 का डबल कितना होता है, 420। तो इसका आंसर आ जाएगा 20 इंटू 189। अब सिंपली हम मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 2 9 जा 18, 2 8 जा 16 और 1 17, 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3। तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 3780। सी विल बी द आंसर। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत तो बच्चों को बहुत ज्यादा तंग करता है। हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, एक सीरीज दिया हुआ है और इस सीरीज में ये कहा जा रहा है आपको पीछे से फोर्थ टर्म निकालना है। अब हमारे लिए दुविधा वाली बात यह है, कंफ्यूजन वाली बात यह है, हमको सामने से फोर्थ टर्म निकालने का तो फॉर्मूला आता है, पीछे से फोर्थ टर्म निकालने का फॉर्मूला नहीं आता। तो सबसे इजी मेथड है, अगर हमको पीछे से निकालने का फॉर्मूला नहीं आता है तो हम सीरीज को ही पलट देते हैं। समझ आया क्या आप लोग को, हम सीरीज को क्या कर देते, पलट देते। तो सीरीज कुछ ऐसा हो जाएगा, जो लास्ट में वो फर्स्ट में आ जाएगा और जो फर्स्ट में है वो सबसे लास्ट में आ जाएगा। इसके बाद क्या आएगा, -5 और इसके बाद आएगा -2 और सीरीज ऐसा चलता रहेगा। अब आप नोटिस कर रहे हो हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो गया, 49। हमारा कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, A2 माइनस A1। यह है ट्रेडिशनल फॉर्मूला। ट्रेडिशनल फॉर्मूला में यह होता है जो टर्म पीछे रहता है उसको सामने वाले टर्म से माइनस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा सीरीज ऐसा रहता है A1 A2 A3 एंड सो ऑन। तो हम कॉमन डिफरेंस निकालना रहता है तो क्या करते हैं, पीछे वाले टर्म को इसके सामने वाले टर्म से माइनस करते हैं। यानी सबसे सामने में किसको लिखते हैं, जो टर्म पीछे रहता है। तो आपने सीरीज को बदल दिया। ये अब आपके साथ दिक्कत ये है कि आपको तो सेकंड टर्म पता ही नहीं है, तो हमको निराश होने की जरूरत नहीं। हम ये पूरी सीरीज को देखते हैं। सबसे पीछे कौन सा टर्म है, -8 माइनस, उसके पहले कौन सा टर्म है, -5। इन दोनों टर्म को माइनस कर देते हैं। हमको डिफरेंस निकालना है, पूरे सीरीज का डिफरेंस क्या रहेगा, सेम। हमेशा करना क्या है आपको, पीछे वाले टर्म को किससे माइनस करना है, सामने वाले टर्म से। तो हमने वही किया, -8 को यहां लिखा, माइनस उसके पहले कौन सा टर्म है, -5।
तो ये हो जाएगा -8 + 5, आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा -3। आपका कॉमन डिफरेंस कितना आया? -3। अब आपको फाइंड करना है फोर्थ टर्म। क्या फाइंड करना है आपको? फोर्थ टर्म। और आपको मालूम है फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a + 3d। a का वैल्यू क्या होगा? आप याद रखिएगा, ये सीरीज से अब आपको कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपने सीरीज को पलट दिया। तो अब हमारा फर्स्ट टर्म क्या होगा? 49 + 3 इंटू हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आया था? -3। तो ये हो जाएगा 49 - 9 दैट इज 40। तो हमारा फोर्थ टर्म क्या होगा? 40। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। अब देख लीजिए क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? OCA एक ट्रायंगल है, वो किसके सिमिलर है? OBD के। ट्रायंगल OCA इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBD। तो आप ये देख के ही पता कर सकते हो एंगल O किसके इक्वल रहेगा? एंगल O के। एंगल C किसके इक्वल रहेगा? एंगल B के। बचा कौन? A और D। तो A किसके इक्वल रहेगा? D के। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहां पर एंगल D कितना है? 58 डिग्री। तो ये एंगल भी कितना होगा? 58 डिग्री। क्लियर है क्या? एंगल भी कितना होगा? 58 डिग्री। ठीक है, अब OAC हो गया खत्म। ठीक है, आपको ये जो बाकी एंगल दिए उससे भी कोई मतलब नहीं है ना, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। हमको करना क्या है, जब दो ट्रायंगल सिमिलर दिया हुआ है तो हमको ये समझ जाना चाहिए कि फर्स्ट एंगल किसके इक्वल रहेगा? फर्स्ट के। सेकंड एंगल किसके इक्वल रहेगा? सेकंड के। थर्ड एंगल किसके इक्वल रहेगा? थर्ड के। ठीक है, तो हमको यहाँ पे दिया हुआ है डी। डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 58 डिग्री। तो ए का वैल्यू भी कितना होगा? 58 डिग्री। और इस ए को ही हम क्या बोलेंगे? OAC। तो OAC का वैल्यू कितना होगा? 58 डिग्री। क्लियर है? एकदम इजी क्वेश्चन था। ये सब क्वेश्चन इसलिए दिए जाते हैं ताकि जो बड़े क्वेश्चन रहेंगे, लेंथी क्वेश्चन रहेंगे, ये क्वेश्चन उन क्वेश्चंस को बनाने के लिए एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए दिया जाता है। ये क्वेश्चन फटाफट बन जाता है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है पेरीमीटर ऑफ अ गिवन ट्रायंगल इज 38 सेंटीमीटर। पेरीमीटर, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC कितना दिया हुआ है आपको? 38 सेंटीमीटर। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है AP का लेंथ क्या है। ये क्वेश्चन एकदम हलवा क्वेश्चन है। इसको बना के हम टाइम वेस्ट करने की जगह इसको पहले समझ लेते हैं। आपको मालूम है कोई भी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में अगर आप एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो उनके लेंथ क्या होंगे? इक्वल। सपोज ये P है, ये A है और ये B है, तो PA का लेंथ किसके इक्वल होगा? PB के। सिमिलरली अगर आप यहां पे नोटिस करो तो B से हम कहां जा रहे हैं? R के पास। B से हम कहां जा रहे हैं? P के पास। तो ये दोनों क्या है? टेंजेंट है, विच इज ड्रॉन थ्रू द पॉइंट B। B से हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, पहला है BR, दूसरा है BP। तो ये अगर 6 है तो ये भी कितना होगा? 6। ये अगर 8 है तो ये भी कितना होगा? 8। टेंजेंट थ्रू C या टेंजेंट फ्रॉम C। सिमिलरली A से अगर हम टेंजेंट बनाते हैं तो ये दोनों का लेंथ क्या होगा? इक्वल। इसको अगर हमने x लिया तो इसको भी क्या लेना है? x। अब आप देख लीजिए पेरीमीटर को हम कैसे फाइंड करते हैं। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड AB प्लस BC प्लस C। ठीक है, अब आप नोटिस करो AB का लेंथ कितना होगा? ये x है और ये 6 है, तो हम लिखेंगे x प्लस 6। BC का लेंथ कितना होगा? ये है BC पूरा, ये है 6, ये है 8, तो दोनों का सम कितना होगा? 6 प्लस 8। अब हमारे पास कौन है? CA। CA का लेंथ कितना होगा? ये है CA, ये लेंथ है 8, ये लेंथ है x, तो ये हो जाएगा 8 प्लस x इक्वल टू कितना होगा? 38। ठीक है, अब जिस ब्रैकेट के सामने प्लस रहता है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कोई चेंज नहीं होता, तो हम इस x प्लस 6 को एज इट इज लिख देंगे, ये 6 प्लस 8 को एज इट इज लिख देंगे, ये 8 प्लस x को एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, अब हमको किसका वैल्यू फाइंड करना है? x का। तो x प्लस x कितना होगा? 2x। 6 प्लस 6 कितना होगा? 12। 8 प्लस 8 कितना होगा? 16 इक्वल टू 38।
क्लियर है? अब 12 प्लस 16 करेंगे तो कितना आएगा 28, और यहां पे कितना है 38। किसका वैल्यू फाइंड करना है? x का। एकदम सिंपल, एकदम हलवा क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, इस 28 को ट्रांसफर कर देंगे। तो जब ये 28 प्लस में है, ट्रांसफर होगा तो क्या होगा -28, क्योंकि अपनी जगह चेंज कर रहा है, अपने प्लेस को चेंज कर रहा है। तो प्लस 28 उधर जाके क्या हो जाएगा -28, और यहां पे क्या आएगा 2x। 38 माइनस 28 कितना होगा 10। तो x का वैल्यू कितना होगा 10/2, बोले तो x इक्वल टू 5। तो आपका x का वैल्यू कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। आंसर विल बी बी 5 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आपको अगर वैल्यू मालूम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का तो एकदम हलवा क्वेश्चन है। 1030, 1045 और 1060 ये तीन ऐसी वैल्यूज है जिसको अगर आप याद रख लिए तो आपसे मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चंस बन जाएगा, क्योंकि उसमें मोस्टली हम क्या लेते हैं 10। 1030 कितना होता है 1/√3, 1060 कितना होता है √3। ये चीजों को आप याद रखिएगा। और 1045 जो है उसका वैल्यू होता है 1। हम इस वैल्यू को इसमें पुट करते हैं। 1030 का वैल्यू कितना है 1/√3, हम इसका स्क्वायर कर दिए 1 प्लस 1030 का वैल्यू अगेन 1/√3, हम इसका स्क्वायर कर दिए। अब हमको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, और वो भी एकदम सिंपल है। 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 3। सिमिलरली नीचे क्या लिखेंगे 1 प्लस 1/3। अब हम कर क्या सकते हैं, कोई भी चीज जो फ्रैक्शन में रहता है और उसके बीच में प्लस या माइनस रहता है तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है एलसीएम। तो इसके नीचे क्या लिख देते हैं 1, एलसीएम कितना आ जाएगा 3, 3 को 1 से इंटू किए 3, 1 को 1 से इंटू किए तो -1। सिमिलरली इसके नीचे भी 1 लिख देते हैं। ये एलसीएम कैसे आता है, नॉर्मली जिनको एलसीएम निकालना नहीं आता ये सबसे इजी मेथड है, नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। जैसे ये 1 है और 3 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना। 3 को किससे मल्टीप्लाई करना 1 से, 1 को किससे मल्टीप्लाई करना 1 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 कितना होगा 2/3, 3 प्लस 1 कितना होगा 4/3। अब क्वेश्चन सिंपल हो गया एकदम। इसके डिनोमिनेटर में 3 है, इसके डिनोमिनेटर में 3 है, तो 3 और 3 के साथ क्या हो जाएगा हादसा, दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। अब बचेगा क्या, ऊपर 2 और नीचे 4, ये दोनों को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 1/2। अब यहां पर इसने स्मार्टली आंसर को चेंज कर दिया। ये आंसर आपको मालूम होना चाहिए कि किसका वैल्यू 1/2 आता है। sin 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, यानी ये आंसर नहीं है, आंसर 1 भी नहीं है। अभी मैंने बताया था 1060 कितना होता है √3, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, यानी ये भी आंसर नहीं है। तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा हमारा cos 60। हमको टेबल मालूम होना चाहिए, cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2। खत्म, ठीक है। तो आंसर विल बी ए। ये है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस r इज। इसमें मोस्टली बच्चे क्या हो जाते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे आपको मालूम है ये है अगर स्फीयर, स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है 4πr²। ठीक है, अब मैं अगर सपोज इसको बीच से कट कर देता हूं तो ये जो हमारा स्फीयर है बीच से कट होने के बाद क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये हेमिस्फीयर, क्या हो जाएगा हेमिस्फीयर। ठीक, पूरा सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना होता है 4πr²। जब हम 20 से काटे तो इस आधे का सरफेस एरिया कितना होगा 2πr²। लेकिन ऊपर कौन बचा हुआ है, ये टुकड़ा बचा हुआ है। जब हम टोटल सरफेस एरिया लेंगे तो ये जो पोर्शन है इसका तो 2πr² हो गया, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये भी सर्कुलर शेप में है और इसका एरिया कितना होता है πr²। तो टोटल सरफेस क्या होगा 2πr² प्लस 1πr², दैट इज 3πr²। तो आंसर विल बी 3πr²। भावनाओं में बह के आप आंसर गलत मत करना। टोटल सरफेस एरिया 4πr² होता है स्फीयर के लिए। हमको सभी को मालूम है हेमिस्फीयर मतलब होता है आधा स्फीयर, तो भावनाओं में बह के 4π का आधा करके 2πr² में टिक मत कर देना।
टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर। इसको एकदम माइंड में बिठा के रख लेना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। आपको मालूम है कोई भी इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी या तो 0 हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है। प्रोबेबिलिटी कैन बी ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, या प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है 1 से कम हो सकती है 1 के इक्वल। प्रोबेबिलिटी कभी भी क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, या 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। यहां तो एक भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है। ये वैल्यू क्या दिख रहा है 1 से ज्यादा, तो इसका आंसर क्या होगा डी। क्योंकि आपको क्वेश्चन में ध्यान देना क्या बोला है, कैन नॉट बी। प्रोबेबिलिटी कभी भी किसी का क्या नहीं हो सकता 1 से ज्यादा। अब हो सकता है आप लोग में से कुछ लोग को लग रहा है ये भी तो है 1 से ज्यादा, लेकिन एक्चुअली ये लिखा है 4%, 4%, ऐसा लिखा हुआ है। ये जो हमारा पर है ना, इसका मतलब क्या होता है डिवाइड, और ये जो सेंट है इसका मतलब क्या होता है 100। तो इसका मतलब 4% को हम लिख सकते हैं 4/100, और जब इसको 4/100 लिखे तो डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.04। तो ऑब्वियसली ये 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, मतलब ये आंसर भी हमारे लिए काम का है। ये आंसर भी हो सकता है, और ऑब्वियसली ये आंसर तो हो ही सकता है क्योंकि ये ऑलरेडी 1 से छोटा दिख रहा है और परसेंटेज दिया हुआ है। अभी मैंने बताया था परसेंटेज पर अपॉन 100, यानी इसमें इस गरीब में 2 0 और लग जाएगा, ठीक है। तो आंसर होगा 4 डी। क्वेश्चन एक हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और पूछ रहा है कि इसका रूट्स क्या होगा। तो सबसे पहले कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया रहता है हमको उसको क्या करना पड़ता है, हमेशा जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करना पड़ता है। क्या है जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² + bx + c = 0। तो यहां पे a किसके इक्वल होगा 3 के x² का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट। b किसके इक्वल होगा -4√3। c किसके इक्वल होगा 4। a का वैल्यू 3, b का वैल्यू, c का वैल्यू। अब हमको क्या चाहिए रूट्स। रूट्स कौन डिसाइड करता है, रूट डिसाइड करता है डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होता है b² - 4ac। तो हम पहले निकालते हैं d का वैल्यू कितना आ रहा है, b का वैल्यू कितना है -4√3 -4, a का वैल्यू कितना है 3, c का वैल्यू कितना है 4। तो आप नोटिस कर रहे हो हम इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा प्लस, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16, √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3। यहां पे क्या होगा 4 4 जा 16, 16 3 जा कितना होगा 48, 16 3 जा कितना होगा 48, 48 - 48 कितना होगा 0। तो आपको ये मालूम होता है कि जब भी d का वैल्यू 0 रहेगा तो रूट्स क्या रहेंगे रियल एंड इक्वल। तो आपका आंसर क्या आएगा, इसका मतलब ये है कि जब भी d का वैल्यू निकालोगे तो ये d ही डिसाइड करता है हमारा आंसर क्या है, या तो आंसर रियल आएगा या इमेजिनरी आएगा। d का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 रहेगा तो रियल रहेगा, इक्वल टू 0 रहेगा तो रियल रहेगा। लेकिन इक्वल एक ही कंडीशन में आ सकता है, रियल एंड इक्वल, व्हेन d = 0। तो कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको रूट्स निकालने बोलेगा तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद आप चेक करना कि इसका वैल्यू क्या आ रहा है, या तो 0 से ज्यादा आएगा या 0 से कम, या 0 भी आ सकता है। 0 से ज्यादा आएगा और 0 आएगा तो रूट्स रियल रहेंगे, और कम आएगा तो इमेजिनरी रहेगा। यहां 0 आया तो हम क्या लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इसकी प्रॉपर्टीज आप अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि एमसीक्यू में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आना डैम श्योर है, ठीक है। तो जो जो चीज आपको आना है ये पता है उसको एटलीस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आपके पास कम से कम 10 दिन का समय है और 10 दिन इज मोर देन सफिशिएंट। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है 80 स्टूडेंट का। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, लेकिन एक प्रॉब्लम है यहां पर, ये जो टेबल दिया है, ये टेबल है ना थोड़ा सा हमको स्मार्ट वर्क करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली हमको क्या दिया रहता था, क्लास इंटरवल दिया रहता था और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए रहते थे। लेकिन यहां पे क्लास इंटरवल नहीं दिया, ये बता रहा है किसी क्लास में अगर एग्जाम हुए तो उसमें सपोज हम ये इमेजिन करते हैं 60 मार्क्स का टेस्ट हुआ और उसको 80 बच्चों ने दिया, तो ऑब्वियसली जब टेस्ट होता है तो सबके नंबर अलग अलग आते हैं। हमारे पास ऐसे कुछ बच्चे हैं
जिनका 10 से कम नंबर आए। तो 10 से कम नंबर पाने वाले कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। इसका मतलब ये वो बच्चे होंगे जिनका मार्क्स 10 से कम आए, यानी 0 और 10 के बीच आएगा। तो ऐसे स्टूडेंट कितने होंगे? 2। फिर यहां पे क्या बोला जा रहा है? बिलो 20। इसका मतलब क्या है? जो बच्चे 20 नंबर से कम लाए हैं। किससे कम लाए हैं? 20 नंबर से। ऐसे कितने बच्चे हैं? 12। इन 12 बच्चों को इनका इंटरवल क्या होगा? कायदे से अगर हम देखें तो ये वो बच्चे हैं जिन लोग 0 से 20 के बीच में लाए। लेकिन जब हम क्लास इंटरवल में डिवाइड करते हैं, 0 से 10 पता चल गया, तो अगला हमको क्या निकालना है? 10 से 20। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जिसका 10 से कम आया? ये तो हम निकाल के बैठे हुए हैं, 2 बच्चे। टोटल 12 बच्चे थे जिनका 20 से कम मार्क्स आया, उसमें 2 बच्चे ऐसे थे जिनका 10 से कम मार्क्स आया। तो 10 और 20 के बीच आने वाले कितने बच्चे हैं? फिर से समझिएगा, 20 से कम पाने वाले कितने बच्चे? 12। 10 से कम पाने वाले कितने बच्चे हैं? 2। तो इस 12 में से इन वो बच्चों को हटा देते जो हमारे रेंज में नहीं है। 10 और 20 के रेंज में कौन नहीं है? 2 नहीं है। तो 12 में से 2 हटाएंगे तो हमारे पास नंबर कितना आ जाएगा? 10। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? आपको मालूम है जब भी आप मीडियन बनाते हो तो मीडियन बनाने के समय आपको फ्रीक्वेंसी के साथ साथ, ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी के साथ साथ आपको क्या निकालना पड़ता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? 2 में कितना प्लस किए? 10। तो ये कितना आ गया? 12। तो आप नोटिस कर रहे हो ये जो चीज दिया हुआ है ये हमको क्या दिया हुआ है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये हमको क्या दिया हुआ है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और आपको मालूम है जब भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिए रहता है, ये टोटल फ्रीक्वेंसी का सम यहां आता है। ठीक है? और मीडियन निकालने के लिए एक्चुअली मीडियन क्या बोलता है? एग्जैक्टली मिड वैल्यू ऑफ द सिस्टम। तो 80 का हम आधा करते हैं। 80 का आधा कितना आएगा? 40। 80 का आधा कितना आएगा? 40। तो 40 कहां पे आ रहा है? इन दोनों के बीच में कहीं पर आएगा। तो कभी भी अगर इन दोनों के बीच में आ रहा है तो हम छोटी वैल्यू को कभी नहीं लेते। हम किसको लेते हैं? हमेशा बड़ी वैल्यू को। तो हम बड़ी वैल्यू को भाव देंगे, इसको भाव देंगे। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है देख लीजिएगा। ऐसा कौन सा इंटरवल है जिसमें मीडियन क्लास आएगा? बिलो 40 मतलब ये कौन से इंटरवल में आएगा? 30 और 40 के बीच में। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 30, 40, दैट इज सी। मैं जो बोल रहा हूं उसको प्लीज समझने की कोशिश करिएगा। क्लास इंटरवल कभी भी दिया हुआ है तो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। यहां इंटरवल तो दिया है, लेकिन इंटरवल किस फॉर्म में दिया है? क्लास दिया है, मार्क्स दिया है, लेकिन इंटरवल के फॉर्म में नहीं दिया है। ये क्या दिया है? बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30 ऐसा दिया हुआ। तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट रहते हैं ना, वो हमेशा किसकी वैल्यू रहती है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। तो ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया है। तो जब भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया है, लास्ट वैल्यू जो रहता है, जैसे ये 80 आया, तो ये 80 क्या रहता है? सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी। जितने फ्रीक्वेंसी आएंगे सबका क्या रहेगा? सम। तो हम हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लास्ट वैल्यू को हम क्या करते हैं? डिवाइड। तो 80 को हम डिवाइड किए तो कितना आया? 40। 40 कहां पे आएगा? 28 और 56 के बीच में। तो हम 56 को क्या कंसिडर करेंगे? हमारा मीडियन क्लास। और इसमें लिखा है बिलो 40, तो इसका इंटरवल क्या आएगा? 30 से 40 के बीच में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी। ठीक है? आप चाहो तो मेहनत कर सकते हो। आपको निकालना क्या रहेगा? 12 में से 2 को माइनस करके 10 आया। नेक्स्ट टाइम क्या करना पड़ेगा? 28 में से 12 को माइनस करोगे तो 20 और 30 के बीच में इन दोनों को माइनस करें तो कितना आएगा? 16। फिर बिलो 40 बोला है तो 30 और 40 के रेंज में निकालना है। अब 56 में 28 को माइनस किए तो कितना आएगा? 28। 40, 50 के रेंज में क्या आएगा? 76 में 26 को माइनस कर दिए तो कितना आएगा? 20। लेकिन जब हम एमसीक्यू बनाते हैं तो हमको इतना सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में आप छोटे छोटे ट्रिक्स अपनाइएगा और वो इजीली बन जाएगा। और ये ट्रिक्स भी कोई भयंकर ट्रिक्स नहीं है, ये ट्रिक्स भी एकदम इजी है। आपको करना सिर्फ क्या है? जो लास्ट फ्रीक्वेंसी रहेगा उसको हाफ करना है, और वो किस इंटरवल में आएगा ये चेक करना है। तो वो इन दोनों के बीच में आ रहा है।
मैंने बोला था छोटे को भाव नहीं देंगे, किसको भाव देंगे? बड़े वाले को। तो ये बड़े वाले को भाव दे दिए, ये आ जाएगा हमारा मीडियन क्लास। और ये क्या बोला है? 40 से नीचे, तो कौन से क्लास इंटरवल में आएगा? 30 और 40 के बीच में। बस इतना ही करना। लेकिन अगर आप बनाना चाहते हो तो ऐसा बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस ये दिए हुए हैं। आपको मालूम है जब भी आपको जीरोस दिए रहेंगे, पहला जीरो क्या दिया है? 2/5, दूसरा जीरो क्या दिया हुआ है? -1/5। तो हम सबसे पहले अगर पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो क्या निकालते हैं? सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरो यानी क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का वैल्यू 2/5, बीटा का वैल्यू -1/5। कोई भी चीज फ्रैक्शन में रहता है तो हमको क्या निकालना है? एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 5। दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? सेम। एक चीज हमेशा याद रखिएगा जिनका बेसिक वीक है, अगर मान लो डिनोमिनेटर सेम है तो आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज लिख देना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 1/7 है और 3/7 है तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? सेम। तो आप ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू को एज इट इज लिख देना, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं। 1 + 3/7 दैट इज 4/7 आ जाएगा। सिमिलरली यहां पर भी दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? सेम। तो हमने क्या किया? 5 को एज इट इज लिखा और ऊपर वाली वैल्यूज को भी एज इट इज लिखा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/5। यानी सम ऑफ जीरो कितना आया? 1/5। फिर हम क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। तो हम अल्फा और बीटा दोनों को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। अल्फा का वैल्यू 2/5, बीटा का वैल्यू -1/5, तो ये आंसर आ जाएगा -2/25। ठीक है। अब यहां पर हम क्या करते हैं? रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं। कभी भी अगर आपके पास सम ऑफ जीरो दिया और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है तो आपका पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? x² माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक। अब सम कितना दिया हुआ है यहां पर आपका? यहां सम आया आपका 1/5। प्रोडक्ट कितना आया आपका? -2/25। अब चेक करिएगा, इस मतलब इतना इजी तो रहता नहीं होगा, नहीं तो डायरेक्ट दे देता। तो अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। इसमें हम क्या निकाल सकते हैं? एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो आप में से बहुत सारे लोग को मालूम होगा एलसीएम कितना आएगा? 25। मैं आपको सजेस्ट करता हूं इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए आप क्या करिएगा? 5 और 25 का एलसीएम 25 आएगा, ये श्योर है। तो हम सबको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 25 से। समझ आया क्या? हर वैल्यू को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 25 से। इसको 25 से मल्टीप्लाई किए, इसको 25 से, और इसको भी 25 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ जाएगा? 25x² माइनस 5 और 25 को मल्टीप्लाई किए, कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 5x। 25 कैंसिल हो जाएगा, -2। चेक करते हैं कौन सा इसका आंसर हो सकता है। तो आप देख रहे हो डी आंसर हो सकता है, 25x² माइनस 5x माइनस 2। ठीक है। अब यहां पर ये 25 है, मल्टीप्लाई किए 25 से, तो कायदे से इसको डिवाइड करना भी जरूरी है। पर हमको जब एमसीक्यू बनाते हैं तो मेथड तो शो नहीं करना है, इसीलिए हम क्या करते हैं? डायरेक्ट 25 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। तो ये होगा आंसर। अब ये जो क्वेश्चंस है जिसमें बच्चों को सबसे अधिक दिक्कत होती है, एसर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में एसर्शन क्या दिया हुआ है? द सीक्वेंस दिस 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 इज एन एपी। तो ये तो देख के ही हमको पता चल गया कि एपी नहीं है, क्योंकि इसका डिफरेंस है ही नहीं कुछ। जब डिफरेंस नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम रहता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं? एपी। ये सीरीज जरूर है। ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है इन एन एपी an-an-1 इज कांस्टेंट वेयर n इज ग्रेटर देन 2 एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर।